हेलो एंड वेलकम अगेन। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या किए थे, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बड़े अच्छे से समझ लिए थे और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे ये भी हम लोग देख लिए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल से रिलेटेड किन चीज़ों का मेजरमेंट किया जाएगा, कैसे न्यूमेरिकल आएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जब बात कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इसमें हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, तो हम लोग किए थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कराकर केमिकल एनर्जी में स्टोर कर ले रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कराकर किस में स्टोर कर ले रहे थे, केमिकल एनर्जी में। अब इसी से रिलेटेड मेजरमेंट की बात होगी, तो सबसे पहले ना मैं एक सेल का रफ यहाँ पर फिगर बना ले रहा हूँ, आपके ध्यान में अगर हो तो। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन ले रहे थे, कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रहे थे, और इसमें दो इलेक्ट्रोड हम लोग डिप कर दिए थे। तो ये हम मान लीजिए हम लोगों का एनोड हो गया और इधर हम लोगों का कैथोड हो गया, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हम लोग क्या किए थे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराए थे। क्लियर है? तो अब इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मेजर की जा सकती हैं, सबसे पहले तो देखिए, तो जब हम करंट पास करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आता होगा, है ना। तो हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फिर जब रेजिस्टेंस वर्क कर देगा तो हम लोग किसकी बात करेंगे, रेजिस्टिविटी की बात करते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी। फिर कंडक्टेंस की बात करते हैं हम लोग, कंडक्टेंस। इसके अलावा कंडक्टिविटी आ जाती है, कंडक्टिविटी, है ना। जब कंडक्टेंस की बात होगी तो उसके लिए जो कांस्टेंट होगा उसकी बात होगी ही होगी। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, सेल कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब सेल कांस्टेंट के अलावा और कौन सी चीजें आ जाती हैं हम लोगों के पास, तो मोलर कंडक्टिविटी की बात होती है, मोलर कंडक्टिविटी। और इसके अलावा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। इसके अलावा अब देखिए कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की तो बात हम लोग कर लिए, और क्या क्या चीजें होंगी इसमें, तो कितना मास इलेक्ट्रोलाइट का, यानी कि अपोजिट चार्ज जो थे, आयंस जो थे, उनका कितना मास डिपॉजिट होगा, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं फैराडे लॉ, फैराडे लॉ। और फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूशन के इफेक्ट को हम लोग समझते हैं कहाँ से, कोलरॉस लॉ से, कोलरॉस लॉ। चलिए, तो इतना सारा मेजरमेंट पार्ट है। अब इस बार बोर्ड के लिए देखिए, एक तो ये मोलर कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फैराडे लॉ और कोलरॉस लॉ के बेसिस पे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को हम लोगों को स्पेशली बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझते जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसका, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे भाई, तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होता है, तो यहां पर मैं अगेन एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाता हूं, ये इस टाइप का हम लोगों का कुछ एक सेल बन गया। ये एनोड बना दिया मैं, इधर मैं कैथोड बना दिया, दोनों को इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग कनेक्ट करा दिए। अब जरा सोचिए कि करंट का फ्लो कैसे स्लो होगा, अगर मैं इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाऊं दोनों इलेक्ट्रोड का, तो आयंस का मूवमेंट स्लो होता जाएगा सॉल्यूशन से, है कि नहीं, तो करंट का फ्लो भी कम हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखिए, अगर ये जो इलेक्ट्रोड लगा है इसका जो सरफेस एरिया है, यानी कि अगर ये मोटा हो तो ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, यानी कि आयंस का डिपोजिशन बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत पतला हो, एकदम निडल के जैसा हो, तो बहुत कम सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा सॉल्यूशन को, तो आयंस का डिपोजिशन भी टफ होगा। तो इसी वजह से रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन सरफेस एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया। अब जरा सोचिए,
अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड को मैं कर देता हूं L सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं यहां पर लिख देता हूं A, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, है ना। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे, R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हम लोगों का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है। और इसका यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान रहे, यूनिट हम लोग लिखते हैं ओम, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है फिजिक्स में आप पढ़े भी होंगे इस तरीके से। अब जरा देखिए, अगर मैं कहूं कि क्या हो गया, इफ L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड A इक्वल्स टू क्या हो जाए, A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा, है कि नहीं। देन R इक्वल्स टू रो, तो यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, रो का डेफिनेशन मिल जाएगा। क्या, तो हम लोग कहेंगे व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड is 1 centimeter and cross section area of the electrode is 1 centimeter square. In this condition, the resistance of the cell is known as specific resistance or resistivity. रो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये हम लोगों का ध्यान में रहना चाहिए। चलिए, अब अगर हम लोग रो के लिए फॉर्मूला निकालें तो हम लोगों के पास, मैं यहां पर लिखता हूं रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो अभी मैं बताया रो से, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला था R इक्वल्स टू रो और था L बाई A, ठीक है। अब जरा अगर हमको रो निकालना है तो ये बस उठा के हम लोग इधर कर दें, तो मैं क्या लिखूंगा, रो इक्वल्स टू R इंटू A बाई L। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। अब जरा यूनिट की बात करें तो ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस के लिए यूनिट हम लोगों ने लिखा था ओम, और क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड के लिए मैं क्या लिख देता हूं, सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इंटू सेंटीमीटर, है कि नहीं। चलिए, तो ये तो हम लोगों का हो गया रेजिस्टिविटी। अब हम लोग बात करते हैं किसका, सेल कांस्टेंट का। यहीं पर लगे हाथ, सेल कांस्टेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैं यहां पर इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, बच्चे ध्यान देना। तो L बाई A को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इसी फॉर्मूले से देखो हम लोग L बाई A इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो L बाई A इक्वल्स टू रेजिस्टेंस अपान रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं, है ना। यानी कि मैं लिख सकता हूं सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, रेजिस्टेंस अपान स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा हम लोगों का, है ना, फॉर्मूला। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था भाई, ओम था, है ना। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट अभी आपने देखा है क्या हो गया ये, तो ओम और मैं क्या लिख दूंगा, सेंटीमीटर था। तो ओम से तो ओम कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है, तो ये हम लोगों का हो गया। तो सेल कांस्टेंट पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इस वजह से आपको ध्यान से देखना चाहिए। अब जब आपने रेजिस्टेंस देख लिया, रेजिस्टिविटी देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं किसका, कंडक्टेंस का, ठीक है। हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है बच्चे, तो कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से। ये क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। मैं लिख दे रहा हूं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सिंपली G इक्वल्स टू 1/R, है कि नहीं। तो एक तो हम लोगों का यही फॉर्मूला हो गया। और अगर यूनिट की बात करें तो
तो आपको पता है रेजिस्टेंस के लिए आप क्या कर रहे थे, तो रेजिस्टेंस के लिए आप ओम यूज कर रहे थे, तो ये 1/ओम हो जाएगा, यानी कि मैं लिख दूंगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को ही हम लोग एसआई यूनिट में क्या बोलते हैं, साइमन, ठीक है, साइमन बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। अब ये एक बात यहां पर बहुत ध्यान रहे, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस कंडीशन में आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हर क्वेश्चन में या हर आंसर के साथ आपका हाफ मार्क्स बोर्ड में डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिले, मैक्सिमम मार्क्स मिले, तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। और जाता क्या है, बहुत स्टार्टिंग से आप ओम जान गए तो सारी चीजें आप लिख पाएंगे। आप नहीं साइमन ध्यान दे पा रहे हैं तो आप ओम ध्यान दीजिए, है कि नहीं। चलिए, तो कंडक्टेंस हो गया, और इसका क्या फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। R इक्वस टू हम लोग क्या लिखे थे, रो L/A। तो इसको भी तो हम लोग यहां पर पुट कर सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा G इक्वस टू, और ये क्या हो जाएगा भाई, 1/रो, और ये क्या हो जाएगा, तो A/L। तो ये भी हम लोगों का एक फॉर्मूला हो जाएगा, यूनिट सेम ही रहेगा। अब 1/रो को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से, थोड़ा सा के में टेढ़ा बना देंगे, आप इसको क्या बोलते हैं, कप्पा। तो ये चीज हम लोगों का ध्यान में रहना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, G इक्वस टू कप्पा इंटू A/L, तो भी तो हम लोगों का काम हो जाएगा, है ना। तो चलिए, कंडक्टेंस हम लोग समझ गए, यूनिट हम लोग समझ गए। अब मैं बात करूं किसकी, कंडक्टिविटी की। तो मैं यहां पर हेडिंग करूंगा क्या, कंडक्टिविटी। अभी अब बताया गया कंडक्टिविटी को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कप्पा से, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं, अभी हम लोग लिखे हैं फॉर्मूला G इक्वस टू, देख लो इधर, G इक्वस टू क्या लिखे हैं, K इंटू A/L। तो मैं यहां पर लिखूंगा G इक्वस टू K इंटू A/L। अगर हमको K निकालना है तो सिंपली ये उठ के इधर चला जाएगा, है ना। तो मैं इसको इधर अगर लेके जाऊं तो मैं लिखूंगा कप्पा इक्वस टू G इंटू L/A, है कि नहीं। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मिल गया हम लोगों का। अच्छा, जरा सेल कांस्टेंट जहां पे हम लोग किए थे, L/A इक्वस टू क्या आया था, रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टिविटी। तो मैं इसको यहां पर भी तो रख सकता हूं, क्या, कप्पा इक्वस टू कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, है ना, इनटू मैं क्या लिख दूंगा, तो L/A इक्वस टू आया था हम लोगों का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो भी तो हम लोगों का कप्पा मिल जाएगा। अच्छा चलिए, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया। क्या यहां से भी हम लोग सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, तो जी हाँ, यहां से भी निकाल सकते हैं। अभी आप देखे हैं सेल कांस्टेंट हम लोग क्या बोल रहे थे, L/A बोल रहे थे। तो L/A इक्वस टू यहां से क्या हम लोग लिख सकते हैं, L/A इक्वस टू हम लोग लिख सकते हैं कप्पा बाई जी, कप्पा बाई जी, यानी कि मैं लिख दूंगा सेल कांस्टेंट इक्वस टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस। तो भी तो हम लोगों का मिल जाएगा। तो ये भी हम लोगों का एक क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। क्लियर है बात। चलो, अब हम लोग बात करेंगे किसका, कप्पा का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो कप्पा के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये हम लोगों के पास फॉर्मूला है कप्पा इक्वस टू G इंटू L/A। मैं यहां पर लिखता हूं, हम लोगों के पास कप्पा इक्वस टू है G इंटू L/A। अब जरा सोचिए, अगर L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड भी क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस टाइम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो कंडक्टेंस होगा वही उसकी कंडक्टिविटी कहलाएगी, है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा इफ इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड क्या है भाई,
is 1 centimeter and cross section area of the electrode is 1 centimeter square, then the conductance of this cell is called क्या बोलेंगे भाई हम लोग इसको बोलेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है। या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। चलो अब इतना तो बात हम लोगों को क्लियर हो गया। ये तो लिखने के लिए था। अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली सोचे तो हम लोगों के पास ना कुछ और भी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बच्चे? तो देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड हम लोगों को लेना है क्या, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मान लो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, एक प्लेट है, इसका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और इसका भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां पर दूसरा मैं इलेक्ट्रोड बनाया और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहां पर चीजें क्लियर हो गई। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस जो है, यहां से यहां तक का कहिए, या यहां से यहां तक का कहिए, या इस कॉर्नर से कहिए, या इस कॉर्नर से कहिए, ये हम लोग कितना ले लिए, 1 सेंटीमीटर। और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया था, क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी हम लोग कितना ले लिए थे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिए थे। अब इन दोनों प्लेट्स को अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इसी का जो कंडक्टेंस होगा वही हम लोगों का कंडक्टिविटी कहलाएगा। जरा सोचो कि अगर हम इसमें ये पता करें कि इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम कितना होगा, तो हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि मैं बोल सकता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है, सॉरी जो कंडक्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है? तो चलो देखो, मैं यहां पे लिखूंगा द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड व्हाट, तो कंडक्टिविटी। यानी कि अब हम लोग क्या जानेंगे, कंडक्टिविटी क्या होता है भाई, तो कप्पा जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, उसके थ्रू जो भी हम लोगों को कंडक्टेंस मिल रहा है उसी को हम लोग कप्पा बोल रहे हैं। चलो अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास क्या है, 1000 ml सॉल्यूशन है, ठीक है। लेट अस सपोज क्या है हम लोगों के पास, वी हैव 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट देयर कप्पा, यानी कि कंडक्टिविटी। चलो तो कप्पा, अब यहां पर सोचने वाली बात है, अगर हमको कप्पा कैलकुलेट करना है तो 1 सेंटीमीटर का जो कंडक्टेंस था वही कप्पा था, है ना। तो 1000 ml है। अब आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 ml। तो 1000 ml की जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगा भाई हम लोगों का, तो वो हम लोगों का हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब का। हमको निकालना है कप्पा 1000 ml का, तो मैं यहां पर लिखूंगा कप्पा इंटू 1000 इक्वल्स टू क्या हो गया, कंडक्टिविटी ऑफ वन गिवन सॉल्यूशन, जो हम लोग ये ऊपर मैं बोल रहा था उसका। ऐसे ही सोचो, अगर मैं कहूं
कि हम लोगों के पास 1 मोलर सॉल्यूशन है। अब यहां से कंसेप्ट बड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। 1 मोलर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब आप क्या जानते हैं, प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल हम लोगों का डिसॉल्व होता है वही मोलारिटी होती है। यहाँ पर 1 मोल डिसॉल्व है, इसी वजह से मैंने क्या बोला कि 1 मोलर सॉल्यूशन है। क्लियर है। अब अगर इस सॉल्यूशन का हम लोगों को कंडक्टिविटी निकालना होता तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब आप क्या समझते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि 1 मोलर हम लोग कह ले या 1000 इंटू कप्पा हम लोग बोले थे। अब मैं यहां पर लिखूंगा, देखो, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है कि नहीं। अब जरा सोचिए, मोलर कंडक्टिविटी हम लोग 1 मोलर सॉल्यूशन को बोलते हैं और 1 लीटर सॉल्यूशन का क्या है, कप्पा इंटू 1000 है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लैम्डा एम से। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं लैम्डा एम इक्वस टू कप्पा इंटू 1000। और यही हमारा क्या हो जाएगा, 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी यानी कि मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। अगर यहाँ पर VmL होता तो मैं यहाँ पे लिख देता लैम्डा एम इक्वस टू कप्पा इंटू VmL, क्योंकि 1 ml इक्वस टू 1 सेंटीमीटर क्यूब था। तो VmL के लिए हम लोग कप्पा से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा लैम्डा m हो जाएगा। अब जरा सोचो, अगर 2 मोल डिसॉल्व होता तो हमको क्या करना पड़ता भाई, इफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is present in 1 liter of solution, 1 liter of solution। ठीक है कि नहीं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कप्पा की लैम्डा एम की, तो लैम्डा एम हमारा कैसे निकलेगा, तो देखो, हमें 1 मोल 1 मोलर सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी थी उसी को हम मोलर कंडक्टिविटी बोल रहे थे, लेकिन यहां पर फिलहाल जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, तो 2 मोलर है। लेकिन कप्पा से अगर हम इक्वेट करेंगे तो वॉल्यूम यहां पर कितना है, तो वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है ना, यानी कि कप्पा इंटू 1000 ही करना पड़ेगा। लेकिन ये 2 के लिए है तो मैं इसमें डिवीजन दे दूंगा 2 से, तो 1 का भी आ जाएगा, तो वहीं से हमको पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो यहीं से हम लोग फॉर्मूला क्या बनाते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा एम। थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो बैक करके दोबारा से देखेंगे, सारी चीजें एग्जैक्ट क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो लैम्डा एम इक्वस टू मैं यहाँ पे लिखूंगा कप्पा इंटू 1000, और यहाँ पे मोलारिटी 2 आई थी, इसी वजह से मैंने 2 से डिवीजन दे दिया था। तो यहाँ पे मैं जितनी भी मोलारिटी रहेगी उसको मैं रख लूंगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है कि नहीं। और इसका यूनिट क्या होगा, तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। चलो, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इक्वी से। ये इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, तो हम लोग बोलते क्या हैं कि द कंडक्टिविटी ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, अब 1 नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट weight of solute is present in 1 liter of solution, 1 liter of solution। अब अगेन हम लोगों को वॉल्यूम मिल गया तो हम लोग कप्पा से इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था उसकी ही जो कंडक्टेंस थी वही कंडक्टिविटी कहला रहा था।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 1000 ml हुआ। तो 1000 इंटू के कर लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 1 लीटर सॉल्यूशन का, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो मैं यहाँ पर अगेन फॉर्मूला लिख दूंगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000। अब अगर लेट अस सपोज नॉर्मालिटी 2 होता तो ये कप्पा इंटू 1000 तो 1 नॉर्मल के लिए ही बताता। तो हमें अगर लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है तो हम 2 से डिवीजन दे देते, है ना। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला लिखूंगा जैसे मोलारिटी का हम लोग लिखे थे, यहाँ पर जो भी नॉर्मालिटी होगी उसको हम लोग रख देंगे। इतनी बात क्लियर हुई, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब चलो जो अभी तक हम लोग पढ़े उसके बेसिस पे ना एक क्वेश्चंस देखा जाए, ठीक है, तब हम लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहां पर दे रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द इलेक्ट्रिकल ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH solution of diameter 1 centimeter and length is 5.55 into 10 to power 3 ओम। ओके, ओम कैलकुलेट, अब कह रहा है इतना डेटा देने के बाद कैलकुलेट करिए रेजिस्टिविटी और क्या कैलकुलेट कर दीजिए, कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर दीजिए इस सेल का, और क्या कैलकुलेट कर दीजिए भाई, तो मोलर कंडक्टिविटी। तो तीनों ही चीजें हम लोगों को कैलकुलेट करना है। जरा सोचिए, हम लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.05, डायमीटर हम लोगों के पास दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस दे दिया सेल का 5.55 इंटू 10 टू पावर 3 ओम दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करें, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करें। तो रेजिस्टिविटी के लिए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ना हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ द कॉलम निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया, मैं यहाँ पे पहला कर देता हूँ रेजिस्टिविटी, ठीक है। और रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, याद दिलाइए, रो से। तो एरिया ऑफ द कॉलम क्या फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, तो A इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई की वैल्यू हम लोगों को पता ही है 3.14 होता है, इनटू क्या हो जाएगा, तो हम लोगों के पास डायामीटर दिया था, डायामीटर का हाफ हो जाएगा रेडियस, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाफ, और ये हो जाएगा स्क्वायर, और सेंटीमीटर को मैं बाहर ही रख देता हूँ स्क्वायर लिख के। तो यहाँ से हम लोगों का ये कैलकुलेट करने पे आ जाता है 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, और हम लोगों के पास लेंथ जो दिया था ना, लेंथ, ये क्वेश्चन में मैं देखना भूल गया, लेंथ जो है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड हमारे पास है, लेंथ ऑफ द ये है, मैं इसको इरेज करके दोबारा लिखता हूं, देखो, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास ए भी मिल गया और एल भी मिल गया, है ना। चलो, कॉलम के नाम से दिया है लेंथ का। अब यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे, आर इक्वल्स टू क्या होता था हम लोगों का, तो रो इंटू एल बाई ए होता था, या अगर हम लोगों को रो निकालना है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर आर इंटू ए बाई एल, हम लोगों को फॉर्मूला अभी देखे हैं। अब बस इसी में हम लोग वैल्यू पुट कर दें, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी ये गिवन है ही हम लोगों के पास, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5.55 इंटू 10 टू पावर 3 ओम हो जाएगा, है ना। इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, तो ए हम लोगों की वैल्यू इतनी आ गई है, तो 0.785, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अपन एल हम लोगों के पास कितना है, 50 सेंटीमीटर, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 50 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो ये हम लोगों का आ जाता है 87
87.135 और यूनिट क्या होगा, तो ये सेंटीमीटर से ये कैंसिल हो जाएगा, अभी हम लोग देखे भी थे क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक पार्ट हम लोगों का रेजिस्टिविटी कैलकुलेट हो गया। अब हम लोगों को दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, दूसरा पार्ट हम लोग लिखेंगे यहां पर कंडक्टिविटी। अब जरा तुम सबसे पहले तो ये बताओ कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे कप्पा से। ठीक है, तो कप्पा इक्वस टू क्या होता है भाई, तो कप्पा इक्वस टू 1/रो ही तो होता है, और अभी तो आप रो कैलकुलेट किए हैं 87.135, तो इसको बस हम लोग 1 कर दें, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 1 क्या हो जाएगा, तो 87.135 और क्या आया था भाई, तो ओम लिखे थे और क्या लिखे थे, सेंटीमीटर लिखे थे, है ना। तो यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हम लोगों का आ जाता है वैल्यू 0.01 और 148 और यूनिट हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ओम इनवर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स को ही हम लोग साइमन बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी भी हो गया। तीसरा पार्ट हम लोगों से क्या पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी। अभी हम लोग देखे थे मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे लैम्डा एम से, तो लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या था, तो कप्पा था इंटू 1000 था इंटू क्या था, मोलारिटी था। कप्पा आपने निकाल ही लिया, 1000 की कोई दिक्कत है नहीं, और क्वेश्चन में मोलारिटी दे रखा था 0.05, है ना। तो मैं यहां पर रख दूंगा, मैं यहां पर तीसरा पार्ट लिख देता हूं, मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कप्पा की वैल्यू मैं रखूंगा यहां पर 0.01148, है ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और इनटू मैं क्या कर दूंगा यहां पर 1000, और यहां पर मोलारिटी हम लोगों का क्वेश्चन में कितना गिवन था, 0.05, तो यहां पर मैं रख दूंगा 0.05 मोलर। ये हम लोगों का आ जाता है 229.6 और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अभी मैं बताया था आपको यूनिट, यहां से भी आप देख सकते हैं ये मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर, है ना, और लीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके और फिर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मोलर कंडक्टिविटी पे बहुत सारे पूछे जाते हैं, सेल कांस्टेंट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगले पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई, तो अगले पार्ट में देखिए अभी क्या क्या बच गया, अगले पार्ट में हम लोगों का बच गया है, देखिए यहां हम लोग स्टार्ट किए थे, मैं आपको लेके चला आया हूं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तक। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम लोग इसको अच्छा टाइम देंगे और समझेंगे। एक क्वेश्चन यहां से फिक्स ही रहता है, 1 क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स में फिक्स रहेगा, तो इस वजह से इसको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हो गई, अगर क्लियर हो गई है तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए।